और अच्छा नाउ अब बात करेंगे कि भाई प्लेटो की जो अध्ययन पद्धतियां थी, व्हाट आर द प्लेटोज स्टडी मेथड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला आता है आपका निगमनात्मक पद्धति, इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड्स। क्या बोलते हैं? डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है कि दार्शनिक पद्धति जो जो फिलोसोफर हैं, वो इस मेथड का इस्तेमाल करके निष्कर्षणात्मक पद्धति भी कहते हैं वैसे इसको। इसका मतलब होता है कि आपका व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंशियल, राइट? कॉन्सिक्वेंस क्या आया, निष्कर्ष क्या आया, कंक्लूजन क्या आया, हम उसकी बात करते हैं। तो ये पद्धति जो है, ये स्टडी जो है, सामान्य से विशिष्ट, उसको हम बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है, नेट में तो भर भर के आया है, जेआरएफ में तो, एंड दूसरे एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है काफी बार कि बताइए भाई, जनरल टू स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू जनरल है, ठीक है? मतलब निष्कर्ष पहले निकाले जाते हैं, मतलब आपका रिजल्ट पहले आ जाएगा, कंक्लूजन पहले आ जाएगा, फिर जो फैक्ट्स होते हैं उनको मिला जुला करके बताया जाता है कि भाई दीज आर द फैक्टर्स व्हिच लीड टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव है, और इसको हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल अप्रोच है। क्या बोलते हैं? फिलोसॉफिकल। वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? ऑलराइट, बात करते हैं रिपब्लिक में इसी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं डिडक्टिव की। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि रिपब्लिक में कौन सा स्टडी मेथड प्लेटो ने यूज किया है? तो दैट इज आपका डिडक्टिव, है ना? अब अरस्तु, ठीक है, ये तो हो गया आपके प्लेटो। अब एरिस्टोटल ने क्या किया है? उन्होंने उन्होंने इनके अपोजिट, इसकी एंटी अप्रोच को लेकर क्या है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव। इसको हम बोलते हैं आगमनात्मक। क्या बोलते हैं? आगमनात्मक, इंडक्टिव बोलते हैं, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है ना? इजी। नेक्स्ट ले लो आपका, फिर आता है आपका सेकंड मेथड विच इज टीलियोलॉजिकल। क्या बोलते हैं इसको? टीलियोलॉजिकल, टीलियो वर्ड से निकला ही है, बताता हूं आपको। उद्देश्य परक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? उद्देश्य परक। पहला आता है प्लेटो या अरस्तु, दोनों ने ही इसका इस्तेमाल किया है, प्लेटो और एरिस्टोटल ने। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य, हर काम, हर वस्तु का एक ही लक्ष्य होता है या एक उद्देश्य होता है। टीलियोलॉजिकल, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सिक्वेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट का मतलब, यहाँ पे कंक्लूजन था, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल है, इसको टेलियोलॉजिकल बोलते हैं हम। यानी कि अरे यार, वो वाली जो थ्योरी नहीं है क्या, जब हम बात करते हैं द द थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर, वो भी यही है। द थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर क्वेश्चन है आपके लिए, ये मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में किसने किसने दी है ना? प्लेटो का बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ आइडिया, तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है वो इसी पर आधारित है, इसी वाली पर्टिकुलर अप्रोच पर आधारित है। तो इसे कार्य कारण पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कारण। सिंपल है, वही वही बात जो मैंने बोला ना, वर्क एंड कंक्लूजन, रीजन वर्क एंड रीजन रिलेटेड अप्रोच। सिंपल है। नेक्स्ट बात कर लो सामान्य मान, विच इज ऑफ अनुरूपता पद्धति, इसको हम बोलते हैं एनालॉजी। क्या बोलते हैं? एनालॉजी। सिंपल एनालॉजी, इसका मतलब क्या है? तो ये होता है कि एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना। वेरी इजी। देखिए, किसी चीज को कनेक्ट करते हैं ना अपन, एनालॉजी बोलते हैं इसको, या उसमें समानता के आधार पर तर्क देना, विच इज रीजनिंग करना। ठीक है, जैसे रखवाली के कार्य में कुत्ता, राइट? तो कुतिया मतलब जो होता है उसमें भेद नहीं करते, राइट? इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट द व्हाट, एनालॉजी, जिसमें आप काम की स्किल देख रहे हो, इसमें जेंडर नहीं काम आ रहा है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो रिपब्लिक जो बुक है उसके अंदर इसके बारे में दिया गया है कि आदर्श राज्य, अगर जो तीन वर्ग हैं उसमें उसको किस प्रकार डिवाइड किया गया है, उसको एनालॉजी बोलते हैं, उसको एनालॉजी ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं सर। या एनालॉजी ऑफ मेटल, ठीक है, बोला गया था गोल्ड वगैरह सब, मैंने बात कही थी। उत्पादक वर्ग, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैटल, तांबा है वो, कॉपर की तरह है। तो ये देखो यहाँ पर लिख रहा है एनालॉजी ऑफ द कैटल। सैन्य वर्ग जो होता है वो वॉचडॉग की तरह है, वो सिल्वर होते हैं। और जो दार्शनिक राजा है वो गोल्ड है, ठीक है, शेपर्ड की तरह होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, इजी पीजी। सो अब बात करते हैं, दिस इज द सेकंड पार्ट। अब बात करेंगे सबसे पहले कि भाई प्लाटो का जो दर्शन है उसमें उपलब्ध महत्वपूर्ण दृष्टांत कौन से हैं, राइट? फॉर एग्जांपल एलिगोरी, जैसे हम बात करते हैं तो एलिगोरी ऑफ द केव्स, राइट? द गुफाओं का दृष्टांत है। परछाइयां, द शैडोज है। मोची का वह डॉक्टर है, राइट? उसके अलावा हम बात करें भीतरी आंखें, जो इनर हम बात करते हैं इंटरनल आईज हैं, उसके बात करते हैं उदात्त झूठ, यथार्थ प्रत्ययों की प्रतीक्षा, या ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक पद्धति की। तो ऐतिहासिक पद्धति में आता है आपका, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल मेथड। तो इसमें आता है जहां रिपब्लिक में निगमात्मक पद्धति व साम्यानुमान पद्धति का ज्यादा प्रयोग है, वहीं स्टेट्समैन में और लॉज में आपको ऐतिहासिक पद्धति देखने को मिलेगी, हिस्टोरिकल। तो इसमें प्लाटो ने राज्यों के उदय, विकास और पतन के इतिहास के बारे में आधार ढूंढा। सिंपल सी बात है। फिर होता है डायलेक्टिकल मेथड, सिंपल सी बात है। एक होता है थीसिस, हम बात करते हैं, राइट? उसके बाद हम बात करें
उसके बाद हम बात करते हैं थीसिस, एंटीथेसिस आ गया इसके खिलाफ। फिर इनसे मिलकर के क्या बनता है आपका सिंथेसिस। थीसिस तो डायलेक्टिकल मैंने बहुत बार समझा है। तो वही तर्क द्वंद्व संवाद के माध्यम से एक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। डायलेक्टिकल डायलॉग्स से निकला ये। ठीक है, ऑलराइट, सुनो। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं एलिगोरी ऑफ द केव्स। पता है तो अच्छा, प्लाटो का लेक्चर है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस अपने कुछ मेजर मेजर वो देख लो कि कौन कौन से वर्ड्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। पहला आता है आपका थ्योरी ऑफ आइडियाज, फिर आता है आपका चेंज ऑफ सोल्स, ठीक है। फिर आता है आपका डिवाइडेड लाइंस, इनवर्ड आइज जो भीतरी आंखें हैं, और नॉलेज ऑफ वर्च्यू ज्ञानी सत्गुण है, प्रतिछाया होता है आपका शेडो। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है, उसमें इन्होंने गुफा की सीख दी है, विच इज ये एलिगोरी ऑफ द केव। तो किस वाले बुक में आपका रिपब्लिक में आपको ये देखने को मिलेगा। रूपक कथा इट्स अ सिंबॉलिक स्टोरी। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया है बेसिकली क्या है, क्या इसके अंदर होता है कि जो लोग हैं इन जनरल अगर हम बात करें तो वो उन चीजों को देख रहे हैं जो कि सोसाइटी उनको दिखाती है। और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, उनमें से एक फिलोसोफर, एक बंदा निकल करके असली दुनिया को देख लेता है, और उसको बाद में पता चलता है कि जो ये चीजें देख रहे हैं वो परछाइयां हैं, सब शेडोज हैं। राइट, ऑल अगर हम बात करें समवंस एल्स इमेजिनेशन, जिसको लेकर के आज हम सोचते हैं कि रियलिटी है, बट व्हाट इज रियलिटी, जो कि अब जो नया बंदा है वो जो देख रहा है बाहर जाकर के, उसको फिलोसोफर बोल देते हैं। फिर उसका कर्तव्य क्या है, वापस आकर के इन लोगों को भी इस मिथ्या से निकाले कि भाई ये जो है आप देख रहे हो ना, ये सच्चाई नहीं है। राइट। बात करते हैं उन मनुष्यों के पीठ की तरफ। गुफाएं, दरवाजे, ये सब आप पढ़ सकते हैं। परछाइयां, आत्माओं का परिवर्तन, चेंजेस ऑफ सोल, हमने इसके अंदर बात करी है। ठीक है। हाँ, बस ये जरूर आप देख लेना कि वर्ल्ड ऑफ बीइंग, मतलब इसमें इसका क्या मतलब है, वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग क्या है ना। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज क्या है, ये नित्य है, शाश्वत है, बदलता नहीं है। वर्ल्ड ऑफ बीइंग क्या है, अनित्य है, जो बदलता है, जो हम जिसमें रहते हैं। ठीक है, तात्विक जगत। अब उसके बाद बात करें डिवाइडेड लाइंस, आज से क्या तात्पर्य है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। बुद्ध, महावीर, महावीर स्वामी हो गए, मोहम्मद साहब हैं, ईसा मसीह है, गुरु नानक है, उन्होंने पहचाना था, ये सब उसकी बात करते हैं। गुफा का जो थ्योरी ऑफ आइडिया है उसको समझने में मदद करता है, मतलब ये उसकी हेल्प करता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब बात करते हैं हम द थ्योरी ऑफ आइडियाज और थ्योरीज ऑफ फॉर्म, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना। अच्छा, यहाँ तो सुनियो, अगर आपको प्रॉपर आइडिया समझने हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से पढ़ो बहुत अच्छे से। मजेदार चीज है, बहुत बहुत ही ज्यादा हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव है, कॉम्प्रहेंसिव है। यहाँ पर आप लेकर के जाओ जो एग्जाम में आने वाला है। प्लेटो के दर्शन का आधार क्या है, उसका विचार, द आइडियाज ऑफ द थ्योरीज ऑफ आइडियाज। तो इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू। ठीक है। और आकार संबंध, आकार सिद्धांत को समझने के लिए प्लाटो ने विभाजित रेखा, डिवाइडेड लाइंस को इस्तेमाल किया। वो सब चीजें वही रिपीट रिपीट करके वहां पे आ रही है। और प्लाटो के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है, द नॉलेज इज वर्च्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं विशेष और ये सब चीजें। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़े। पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आप, नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। और इसका जो केंद्र है, द मूल मंतव्य है, वो क्या है, दार्शनिक राजा, विच इज द फिलोसोफर किंग। ठीक है। एंड नाउ रिमेंबर दिस फिलोसोफर किंग कैन बी क्वीन। राइट, यहाँ पे जेंडर बाइस नहीं। ओके, सो ओके, इट्स अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड। तो वह कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा ना बन जाए, राजा दार्शनिक ना, या फिर राजा जो बना है वो दार्शनिक ना बन जाए, विश्व में शांति नहीं स्थापित हो सकती। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। अब सोक्रेटिस का क्या प्रभाव है, तो प्लेटो को लेकर के मैक्सी बोलते हैं प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सुकरात के क्या विचार थे जो प्लेटो को इतना इन्फ्लुएंस किया। पहला आता है सद्गुण व ज्ञान की अवेकता। ठीक है भाई, वो कहते हैं कि सद्गुण भारतीय दर्शन में धर्म के तुल्य एग्जाम्पल अगर हम बात करें, और सद्गुण को यूनानी भाषा में अरेती, क्या बोलते हैं, अरेती, जिसका तात्पर्य अच्छाई और उत्कृष्टता। सद्गुण के अगर हम बात करें सद्गुण के स्वरूप को, तो प्लाटो इस विभाजन को सुकरात की बात करते हैं। जैसे इसमें हम बात करें सद्गुण के स्वरूप कौन कौन से हैं, वर्च्यूज, ये वर्च्यू है ना। तो वर्च्यूज की अगर हम बात करते हैं, तो जीवात्मा के तीन अंग, बुद्धि, संकल्प, वेदना। तीनों अंगों के सद्गुण है ज्ञान, साहस, संयम। और तीन वर्ग है जातियों के, शासक, सैनिक, उत्पादक वर्ग। और तुलना में बात करते हैं सोना, चांदी, तांबा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको हाईलाइट कर। तीनों सद्गुणों के योग में से चौथा व सर्वोच्च सद्गुण बनता है न्याय। ठीक है, इन तीनों के और गुणों से क्या बनता है आपका न्याय। शासन एक कला है, इसकी भी बात बोलते हैं। तो जनता बीमार है, अतः हमें डॉक्टर, स्वामी, स्वामिकों का इलाज कराना चाहिए। ठीक है, ये सुकरात की बात है, कितनी गजब बात है। अगर जनता बीमार है, इसका मतलब किसका इलाज कराओ, शासक को। दूसरा और क्या लिया है सुकरात से, टीलियोलॉजिकल, टीलियोलॉजिकल टेक्निक और अप्रोच, इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत बार। प्लाटो ने अन्य विद्वान जो थे, जैसे पाइथागोरस थे, तो पाइथागोरस से ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यार मैंने, उनकी पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से वो लोग जो है वहां पे जाकर मिले, है ना, पाइथागोरस से, और ये सब वो सही चीजें हैं। तो अब जैसे पाइथागोरस से मिले, गणित, मतलब उनसे प्रभावित हुए, गणित का महत्व बताया, मानव आत्मा, अमरता, जेंडर इक्वालिटी सब देखे। तो पाइथागोरस ने राज्य के तीन वर्ग बताए हैं, बुद्धि प्रेमी, सम्मान प्रेमी और धर्म प्रेमी।
धन प्रेमी, सॉरी। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो इस वर्गीकरण को प्लेटो ने भी स्वीकार किया है, और ये सब चीजें। पाइथागोरस स्कूल के समान अकेडमी में भी महिलाओं को प्रवेश की इजाजत थी, वो तो क्योंकि जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करते थे। हेराक्लिटस और परमानाइड्स की बात करें तो थ्योरी ऑफ आइडियाज प्लेटो के इस पे दोनों का प्रभाव इस पे पड़ा है, हेराक्लिटस और परमानाइड्स पर। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, समझा दिया है मैंने। ठीक है, ऑलरेडी समझा चुका हूँ, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेकर। रिपब्लिक का मुख्य विषय ही न्याय है, और रिपब्लिक का उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। सिंपल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? रिपब्लिक का मुख्य विषय ही न्याय है, और रिपब्लिक का उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। और इस न्याय की नैतिकता है ना कि है, ना कि वैधानिकता है। तो प्लेटो के अनुसार राइचियसनेस जो है, जिसको हम नैतिकता बोलते हैं, मनुष्य के टीलियोज का वह पहलू है जो व्यक्ति की मित्रता और भौतिक वस्तु की आवश्यकता को एक दूसरे से जोड़ने के दोनों को ही फॉर्म ऑफ द गुड के अधीन बनाकर प्रस्तुत करता है। सिंपल, फॉर्म ऑफ द गुड, ये पहले देखा है। ऑलराइट, बात करते हैं तो न्याय का ग्रीक प्राय क्या है। न्याय को ग्रीक वर्ड क्या है, तो उसको हम बोलते हैं डाइकोसाइन। क्या बोलते हैं? डिकायोसनीय, या फिर यहाँ पर आप बात करते हो डिकायोसाइन। ठीक है, डिकायोसाइन या डिकायोसून ये बोलते हैं। तो ये न्याय से ज्यादा व्यापक है। इसमें आपका आता है जैसे न्याय, उचित नीति, प्राणीयता और नैतिकता। ठीक है, स्पिरिट ऑफ राइचियसनेस, अंग्रेजी वालों, स्पिरिट ऑफ राइचियसनेस। तो प्लेटो अपना न्याय सिद्धांत देने से पहले निम्नलिखित पूर्व प्रचलित मानदंडों का खंडन करते हैं। अर्थात सर्वप्रथम वह सोफिस्ट द्वारा प्रदत्त न्याय द्वारा सिद्धांतों का खंडन करते हैं, फिर अपने न्याय सिद्धांत की स्थापना। वेरी इजी। सोफिस्ट क्या होते थे? मैंने बताया ना आपको, एथेंस में उस समय क्या होता था कि ये लोग वो है जो ज्ञान के बदले पैसा लेते थे। तो जो सोफिस्ट भ्रमणशील शिक्षक होते थे, घूम घूम करके पढ़ाते थे। पत्रकार, प्रोफेसर, विचारक भी कहा जाता था। गैर कानूनी थे, है ना, और मैटिक्स कहा जाता है, मैटिक्स, है ना। और यूनानी स्वयं हेलेनिक कहते हैं, यूनान में इसको क्या कहते हैं? हेलेनिक। ठीक है, ओके। तो वही सब चीजें हैं यार भाई, कि भाई पैसे के बदले जो है विद्या सिखाते थे। प्रोटेगोरस, जॉर्जियस, थ्रेसीमेकस, ये सब क्या है, बहुत ही फेमस सोफिस्ट हुए हैं। कैसे पता चला इनके बारे में? क्योंकि रिपब्लिक और इन सब में किन्होंने भी बात करी है इनकी। ऑफ कोर्स हमारे प्लाटो साहब ने। और ह्यूमनिस्ट थे, इनको मानवतावादी भी बोलते हैं। सोफिस्टों का दूसरा प्रमुख सिद्धांत था सत्य की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ। जो दिखता है वही सच है। जो सत्य के प्रति संशयवादी स्केप्टिकल एटीट्यूड रखते थे, पर आधारित, जिसका तात्पर्य था एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं होती। सिंपल सी बात है। क्या बोला मैंने? ये लोग बिलीव करते थे कि एब्सोल्यूट, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इसकी एक लाइन पढ़ो। ये कहते थे कि भाई एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं होती, अर्थात कोई भी सिद्धांत, अवधारणा, नियम या विचार हर देश काल स्थिति में सर्वमान्य नहीं है। तो जैसा कि प्लाटो ने उसके जो अन्य दार्शनिक शासक के विचारों के निरपेक्ष व अंतिम सत्य माना है, पर सोफिस्ट इसे नहीं मानते, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। कौन इनसे? प्लाटो, अरस्तु से बहुत चिढ़ते थे ये लोग। तो ट्रूथ एंड गुड के बारे में भी विश्वास, अगर हम बात करें, विश्वस्त ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये इनका मानना था ऐसा। ठीक है, बट प्लाटो है, सोक्रेटिस हैं, ये सब बोलते थे कि बिल्कुल यार, यूनिवर्सल ट्रूथ तक पहुंचा जा सकता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ तक पहुंचा जा सकता है। ये लोग मानते ही नहीं थे, तो इन्हें पता ही नहीं था, राइट। तो ये सब है। तो इसलिए तो सुपीरियर कौन हुए हैं? प्लाटो वगैरह ही हुए हैं यार भाई। तो ये कहता है कि प्लाटो अरस्तु की राज्य की प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था नहीं है, बल्कि मैन मेड है। क्या है? मैन मेड है। सिंपल, मैन मेड है भाई। तो ये मानते थे जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी स्वार्थी पूर्ति के लिए किया है, और राज्य सामाजिक समझौते जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी देन है। तो जब हम पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो उसका जब सबसे बहुत बड़े नामों में एक नाम ये भी है। उसके अलावा अगर बात करें तो कानून व न्याय प्राकृतिक नहीं है, बल्कि राज सत्ता की देन है, और शक्ति ही सत्य है। जैसा कि थ्रेसिमेकियस ने कहा, न्याय शक्तिशाली का पिछलग्गू, मतलब what is truth? Truth is nothing but what is justice? Justice is nothing but a what? अगर बात करें, एक शक्तिशाली की इच्छा है और कुछ नहीं है। प्लेटो ने अपने संवाद, अपनी पुस्तकों में अधिकांश में सोफिस्टों को मत का खंडन ही किया है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं, पिक्सिटी और ये सब चीजें हैं, उसके बाद बोला है उन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं न्याय का परंपरागत सिद्धांत। अगर हम बात करें तो सिफालस व उसका पुत्र पॉलीमार्कस है। सिफालस क्या कहते हैं? न्याय मतलब क्या है? सत्य बोलना व अपना कर्ज चुकाना। पॉलीमार्कस क्या बोलता है कि न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देना है जो उसके लिए उचित है। मतलब मित्रों की भलाई करना व शत्रुओं की बुराई करना ही न्याय है। सिंपल है, ये भी आप मानते होंगे। प्लाटो क्या कहता है? नहीं, न्याय सबके लिए समान है, उसमें मित्र हो या शत्रु, उसमें भेद नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट फाइंड एनी डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू what? A distribution, the classification of justice. Right? Am I right or wrong? समझ में ना आए वापस पूछो, वापस देखो, वापस देखो। राइट, कंट्रोलर आपके हाथ में ही तो है। नेक्स्ट बात करें, ये होते हैं न्याय का उग्रवादी या अमूल परिवर्तनवादी, रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये थ्रेसिमेकस का है। ये कहता है शक्तिशाली का हित ही न्याय है।
whatever the powerful people said, it's justice. सिंपल। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी ये वाली बात बोली है। फॉस्टर, इनके अनुसार क्या है, थ्रेसीमेकर्स का न्याय का यह सिद्धांत मार्क्स के दर्शन के अंतर्गत पुनर्जीवित हो गया। तो आज ये जो मार्क्स है उनको थ्रेसीमेकर्स और इनसे कनेक्ट इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इनका द आइडिया ऑफ जस्टिस कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत मिलता है, राइट। तो न्याय का यथार्थवादी चीज, हम बात करते हैं रियलिस्टिक, और ये जब हम बात करते हैं रियलिस्ट आइडिया, ठीक है, तो वो क्या बात करते हैं, ये आप क्या होंगे, ग्लॉकॉन और एडिमेंट्स। तो प्लाटो के भाई यही हैं, है ना। कौन, हम बात करते हैं ग्लॉकॉन और एडिमेंट्स। ये क्वेश्चन आज आ जाए आपसे पूछ लेंगे। तो न्याय भय का शिशु है, क्या बोलते हैं, न्याय भय का शिशु है, यानी कि डर से निकला ये, तथा कमजोरों की आवश्यकता भी है ना। हॉब्स ने भी ऐसा बोला। इन दोनों तर्कों में यह है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के से न्यायपूर्ण नहीं होते बल्कि अपनी आवश्यकता के कारण होते हैं। एक बार बताओ, अगर आपको किसी चीज की नीड है तभी तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। बोलते हैं ना, इन्वेंशन इज द व्हाट, या तो इसको एक्सीडेंट बोलते हैं। और एक्सीडेंट क्यों बोलते हैं, जब आप इंसानों को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या करते हैं, इन्वेंशन की जाती है। हॉब्स के सामाजिक समझौते का कारण मृत्यु का भय है और जीवन की रक्षा के लिए आवश्यकता थी। ये बात करते हैं तो हम जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं उसमें बताते हैं। और अभी बहुत जबरदस्त लेक्चर आएंगे आपके, जो हम कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उन सबको रिकॉर्ड करके डालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें प्लाटो कहते हैं कि न्याय मानवीय आत्मा का गुण है, वह मन की आदत है। तो न्याय मानवीय सद्गुण, इट्स अ ह्यूमन वर्च्यू। वो क्या बोला, वो वर्च्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाटो का जो 3 वर्गों और 3 आत्माओं का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ 3 क्लासेस एंड 3 सोल्स। तो मतलब, तो प्लाटो ने यह सिद्धांत पाइथागोरस से लिया है। अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था इनके अनुसार कि भाई मानव के आत्मा के ना 3 सद्गुण होते हैं, 3 वर्च्यूज होते हैं। उन वर्च्यूज के आधार पर हमने द आइडिया ऑफ मेटल्स भी देखा था, मेटल्स वाली जो बात थी। तो कहते हैं कि भाई जो लोग, जिनका सद्गुण विजडम होता है ना, वो शासक वर्ग होते हैं। इसको हम बोलते हैं फिलोसोफर किंग। क्या बोलते हैं, फिलोसोफर किंग। बहुत इजी है। जिनमें करेज होता है वो कहां से लेते हैं, वो आपका ऑक्सिलरी फोर्सेस होते हैं, जैसे सैनिक हो गए, है ना, ये सब चीजें। संयम, टेम्परेंस, ये उत्पादक वर्ग हो गए, जो आपके किसान है, एग्रीकल्चर में है, राइट, और ये सब चीजें हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो ये वर्ण आश्रम सिस्टम जैसा लग रहा है आपको, वर्ण आश्रम जैसा लग रहा है आपको कुछ। बट इंडिया में ना वर्ण आश्रम को बहुत बार देखा गया है जन्म के आधार पर। बाद में बहुत से इंटरप्रिटेशन किए, उपनिषद आए, और बहुत से लोगों ने बताया कि नहीं, जन्म जन्म नहीं, कर्म के आधार पर है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी कर्म के आधार पर ही है, ना कि जन्म जन्म के आधार पर। ठीक है, तो जिनमें विजडम है, बुद्धि है, या फिर जो पा सकते हैं बुद्धि विद देयर प्रैक्टिस और हार्ड वर्क, सो दे कैन बी बिकम, बात करते हैं फिलोसोफर किंग। नो, गुड। तो सहायक वर्ग को सम्मिलित रूप में संरक्षक यानी कि गार्जियन वर्ग भी कहा जाता है इनको, हम बात करते हैं। तो इनके पास टेम्परेंस होता है। क्या होता है, टेम्परमेंस, टेम्परेंस। रसेल ने क्या बोला, इन्हें संरक्षक वर्ग की तुलना उस छोटे से दल से की है जिसमें रूस ने 1970 में सत्ता पर कब्जा किया। बताओ क्या नाम था उनका। अब मैं आपको नाम दे रहा हूं। एक तो थे मेंशेविक, मेंशेविक, और दूसरे थे बोल्शेविक। बोल्शेविक, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे आप, इन किस वर्ग की बात कर रहा है रसेल। न्याय की बात करें तो चौथा, अंतिम व सर्वोच्च सद्गुण है। अच्छा, बताता हूँ एक और hint, इस यूरोप के ना लीडर लेनिन थे। तो यह सबको जोड़ता है। इसलिए सेबाइन कहते हैं कि न्याय एक बंधन है जो समाज को एक साथ बंद कर रखता है। कौन, सेबाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं ए बी फोस्टर। तो इस जोड़ने की प्रवृत्ति को रचना बात करें प्रकल्प मूलक सिद्धांत, आर्किटेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। और इस प्रकार 4 सद्गुण है। पहला आपका विवेक, साहस, संयम और न्याय। ठीक है, इन तीनों से मिलकर के फिर आपका न्याय बनता है। तो जिस व्यक्ति में जितना कोई सद्गुण होता है उस वर्ग में आपका चला जाता है। तो न्याय का अर्थ है यहाँ पे विशेषता और उत्कृष्टता। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट्स इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार प्लाटो का न्याय का सिद्धांत समाज में कार्य विभाजन का, कार्य विशेषीकरण पर बल देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डिवाइडेशन एंड वर्क स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इस पर बल देता है। तो प्लाटो क्या कहते हैं कि भाई न्याय का सिद्धांत को कार्य विशेषणीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं, और न्याय का उचित केंद्र सिद्धांत भी कहते हैं। समझ गए, योग्यता अनुसार जिसमें जो है उसको वो दिया जाए। सिंपल। सीएल वेपर क्या कहते हैं, उपयुक्त प्रावधान उत्पादक वर्ग, उपयुक्त संरक्षण सैनिक वर्ग, उपयुक्त नेतृत्व दार्शनिक वर्ग, इसको राजा कहा जाता है। सामुदायिक विचारक वो है आपके मैकटायर, इसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट थ्योरी। सॉरी, नॉट कम्युनिस्ट, समुदायवादी है ना, तो कम्युनिटेरियन। तो अलासादायर मैकाइंटायर इसका नाम है। का विचार है कि न्यायपूर्ण व्यक्ति व न्यायपूर्ण राज्य खुशहाल क्यों है। इस संदर्भ में प्लाटो के 3 तर्क हैं। कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अब बात करते हैं अलासडायर मैकाइंटर की। तो ठीक है, उन्होंने क्या वाली बात बोली कि न्याय, उन्होंने बोला कि प्लाटो ने बोला कि एक खुशहाल न्यायपूर्ण राज्य क्या होता है। तो न्यायपूर्ण व्यक्ति अपनी इच्छा सीमित रखता है क्योंकि उनकी पूर्ति न होने पर दुख पैदा होता है। दूसरा, सिर्फ दार्शनिक ही तर्क व इच्छा में जनित सुखों के अंतर कर सकता है। और तीसरा आता है बुद्धि से
जनित खुशियां की सच्चाई सच्ची होती है, ठीक है, बुद्धि से जनित खुशियां सच्ची होती है ऑब्वियसली। अब प्लाटो ने माना है कि यहाँ पर न्याय दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत और एक सामाजिक, ये बहुत जरूरी है। कितने प्रकार का? व्यक्तिगत। तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी आत्मा को प्रधान तत्व और सद्गुण के अनुरूप कार्य करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस, क्या बोलते हैं, कॉन्शियस के अनुसार और सद्गुण के अनुसार यहाँ पर काम करना चाहिए। दूसरा सामाजिक होता है कि तीनों वर्ग द्वारा अपने अपने विशिष्ट कार्यों को ईमानदारी से संपादन करें, और इसे हम कार्य विशिष्टीकरण, कार्य स्पेशलाइजेशन, यार सिंपल। हम्म आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बात करते हैं निस्बत। ये आते हैं यार, ये निस्बत आगे तो स्पेशली आरपीएस से तो बहुत ही पूछती है। निस्बत ने क्या कहा है प्लाटो के लिए समस्या, जैसे कि 2000 साल बाद रूसो के लिए भी थी, वह थी व्यक्ति के निरपेक्ष आजादी, विच इज एब्सोल्यूट फ्रीडम, के साथ राज्य के निरपेक्ष न्याय, विच इज एब्सोल्यूट जस्टिस, का समन्वय कैसे किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी क्रूशियल आइटम है। क्या बोलते हैं कि भाई अगर राज्य न्याय करेगा ना एब्सोल्यूट, तो किसी ना किसी का तो आजादी हनन होगी, है ना। शराब पी के तो गाड़ी चलाई जा सकती नहीं है, लेकिन किसी का तो आजादी मरी गई ना इसमें। तो वही सब चीज। तो एब्सोल्यूट नहीं है कुछ भी यहाँ पर बात। अब बात करते हैं जस्टिस, ऑर्गेनिक एंड आर्किटेक्टोनिक, मतलब प्रकल्प मूलक और जो आपका आंगिक, जो सपना बात करते हैं न्याय का आंगिक रूप है। तो इसमें ना क्या पढ़ना है आपको, इसमें बस ये देखो फिलोसोफर्स ने क्या क्या बात करी है और इसका अर्थ क्या है, बस इतना सा करके चलेंगे हम। बात करते हैं एमबी फॉस्टर, बहुत बड़े विचारक हैं, उन्होंने कहा है उनकी बुक थी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मैकियावेली। तो उन्होंने क्या कहा है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आंगिक और या रचना प्रकल मूलक जो हम बोलते हैं वास्तुकारिता, इसको हम बोलते हैं आर्किटेक्टोनिक, उन्होंने बताया। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यार, आप एक बात देखो, जैसे आंगिक सिद्धांत होता है ना, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल, मैकेनिस्टिक थ्योरी, जिसके अंदर आप करते हो राज्य जो है, जो जैसे राज्य होता है ना, स्टेट, उसमें इंसानी शरीर की तरह अंग है, पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, उस प्रकार। तो जिस प्रकार शरीर के सभी अंग ऑर्गन्स आपस में जुड़े होते हैं, उसी प्रकार सद्गुण भी आपस में जुड़े रहते हैं, और इन्हें जोड़ने का कार्य कौन करता है? न्याय। इट्स अ लिंकिंग, लिंकिंग सेंटर बोल सकते हो आप, राइट। तो ये क्या है आपका, जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। न्याय ही वो धागा है जिसमें सारे मोती पिरोए गए हैं। बात करें न्याय की आर्किटेक्टोनिक थ्योरी का मतलब है न्याय एक वास्तुकार विच इज आर्किटेक्ट की तरह होता है। जिस प्रकार वास्तुकार, राजमिस्त्री जो चुनाई करते हैं, कास्ट शिल्पिक, मूर्तिकार, प्लम्बर आदि के कार्यों के समन्वय से बनता है, भवन तो तभी बनता है, घर बनवाते हैं। उसी प्रकार न्याय विवेक, साहस और संयम के मध्य उचित सामंजस्य बनाए रखता है। दार्शनिक शासक भी अपने राज्य को तीन वर्गों के मध्य सामंजस्य और तुलना बनाए रखता है। ये तो उनका काम है, काम यही है भाई। बात करते हैं न्याय का वास्तुकारी स्वरूप क्या है, आर्किटेक्टोनिक फॉर्म, तो संयम की मांग करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और जैसे वास्तुकार की सत्ता अपने अधीनस्थ शिल्पियों का कार्यों के संयम बंधती है, उसी कर्तव्य के आकार और कार्य के क्षेत्र पर निर्धारित कर देती है, विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। रेगुलेटरी है ये, सेल्फ रेगुलेटरी हम बात करते हैं। तो इस प्रकार न्याय समन्वय भी और नियंत्रणकारी भी है, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो अब इनकी आलोचना भी देख लो भाई, आलोचना कौन कर सकते हैं, सबसे बड़े क्रिटिक कौन है भाई इनके? अम्बेडकर साहब है। अम्बेडकर ने बात बोली है इसको लेकर के, तो भाई अम्बेडकर साहब की बातें सुन भी लेनी चाहिए ना, है ना, बहुत जरूरी बात बोलते हैं। तो कलर चेंज करते हैं, बात करते हैं या, तो अम्बेडकर साहब की जब हम बात करें, तो अम्बेडकर ने प्लाटो के तीन वर्गों और जो तीन आत्माओं हैं, जो थ्री क्लासेस, थ्री सोल्स थ्योरी है, उसकी आलोचना की, क्योंकि प्लाटो के जो तीन वर्ग हैं में समाज को जो वर्गीकरण करते हैं, भारतीय समाज में उपस्थित वर्ण व्यवस्था, समझ गए, जो मैंने एक्सप्लेन किया था ऊपर, जाति व्यवस्था की तरह श्रेणीबद्ध है, ऊंच नीच है और शोषण को बढ़ावा देता है। सेबाइन की बात कर लो, सेबाइन यह भी लिखते हैं कि प्लाटो का वर्गीकरण प्राचीन भारत के कठोर जातीय वर्गीकरण से मिलता जुलता था, और लेकिन प्लाटो में वर्ग जातियां नहीं थी, क्योंकि उनकी सदस्यता उत्तराधिकार में नहीं मिलती थी। तो ये सेबाइन बोलते हैं और ये अम्बेडकर साहब बोलते हैं। तो इट्स अ क्रिटिक, क्रिटिसाइज किया इनको। राज्य का उत्तरोत्तर चरण अगर हम बात करें, तो स्वस्थ राज्य या आदिम राज्य का मूल राज्य या मूल राज्य, हेल्दी स्टेट बोलते हैं। हमने बात करी थी ना इनकी क्लासिफिकेशन, कि भाई कौन कौन से टाइप ऑफ स्टेट्स हैं। तो पहला आता है हेल्दी स्टेट। तो ग्लॉकॉन ने क्या बोला, ग्लाकोन ने इस आदिम राज्य को सुअरों का राज्य बोला था, सिटी ऑफ पिग्स, मैंने पहले ही बताया था आपको, सोफिस्ट ने। इसलिए कहता है क्योंकि ऐसे समाज में केवल आर्थिक संबंधी संबंधों की ही स्थापना हुई है, लोग केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समन्वित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिग्स क्यों जीते हैं ये? जस्ट टू ब्रीड एंड ईट एंड स्लीप, राइट, इसलिए तो होता है, तो इसलिए बोलते हैं। तो यह राज्य स्वस्थ तो होगा, पर पर्याप्त नहीं होगा, इट्स नॉट इनफ, इनफ नहीं है भाई ये, इट्स हेल्दी बट नॉट इनफ। तो यह राजनीतिक समाज नहीं कहला सकता, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वर्ग विद्यमान नहीं है जो पूरे राज्य में, पूरे समाज में के सामान्य हित या कल्याण को समझता हो। सब अपनी अपनी बात देखेंगे, अपने अपनी रोटियां सेकेंगे, वही है। इसमें तो सभी पशुओं की तरह सिर्फ अपना अपना हित व स्वार्थ देखते हैं। समझ में आ गया? इट्स सिटी ऑफ पिग्स, और इसको हम बोलते हैं हेल्दी स्टेट।
विलासिता, लग्जूरियस स्टेट की बात करें तो मानव की भौतिक आवश्यकताओं व रुचियों को जब विस्तार होगा तो विलासिता पनपेगी। विलासिता मतलब होता है लग्जरी लाइफ जीना, और जैसे बहुत सारी चीजें शौक वोक होते हैं वो करते पूरे। मूर्ति के लिए फिर युद्ध होंगे, क्योंकि इच्छाएं अपार होगी लेकिन संसाधन सीमित। ठीक है, तो इनमें अच्छा विलासतापूर्ण राज्य पैदा होगा, और यह राज्य अस्वस्थ राज्य है, अनहेल्दी है। लग्जूरियस इज आपका अनहेल्दी। सिंपल, आगे बढ़े। बात करते हैं न्यायपूर्ण जो राज्य है, ये श्रेणी मूलक राज्य है, जस्ट स्टेट बोलते हैं। तो प्रथम नगर यानी आदिम राज्य ग्लाकॉन, स्वरों का नगर, एक राजनीतिक समाज नहीं है। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं क्योंकि इसमें भांति भांति का होता है, तो दोनों में राज्य में कमियां थी, ऊपर वाले में और इसमें भी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो स्वाभाविक जो प्रकृति की देन है क्या, ऐसे संगठन जो सहज पशु पक्षियों व कीट पतंगों के समुदायों में भी एक संगठन पाए जाते हैं, तो हम इसकी बात बोलते हैं। तो वो राजनीतिक समाज तो नहीं होता, है ना। पर जो राजनीतिक समाज है फिर वो क्या है, तो एक आदर्श न्यायपूर्ण राज्य है। तब होता है जब सहज प्रवृत्ति की जगह तर्क बुद्धि संपन्न मानव यानी कि दार्शनिक जो शासक है वो रूल करे। उनके द्वारा सद्देश नियंत्रण व व्यवस्था बनाई जाए, जहां एक ऐसा वर्ग हो जो संपूर्ण समाज का सामान्य हित समझता हो। क्या बोला था इन्होंने, जो फिलोसोफर किंग होंगे, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान ध्यान से, जो फिलोसोफर किंग होंगे, तो इनकी कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स है, इनकी कोई वाइफ्स नहीं होंगी, स्टेट बताएगा क्या करना है। इनकी इनके बच्चे नहीं होंगे, तो बच्चे के लिए पैसे किसके लिए जोड़ेंगे बताओ। तो ये ईमानदार हैं, तो इसलिए अपना हित नहीं देखेंगे कभी, ये द सिटी ऑफ पिग्स नहीं है ये, जस्ट स्टेट है। तो ये देखेंगे समान लोगों का क्या वो है, हित है। तो जो आदिम राज्य बाद में जो इच्छाओं को अगर हम बात करें की वजह से विलासिता पूर्ण राज्य में बदल जाता है, और विलासिताओं की पूर्ति के लिए युद्ध होते हैं। तो प्लाटो को इस राज्य पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं, तो इसमें इन्होंने श्रेणी मूल्य का राज्य कहते हैं। इसमें राज्य तभी होगा जब आप श्रेणियां बनाओगे, तो इसके अंदर बात करते हैं तो आपका सैनिक शासक वर्ग है, और ये सब चीजें, तो यह वास्तविक में राजनीतिक समाज आपको देखने को मिलता है, और यही आपका पूर्ण राज्य है। क्या बोला मैंने, यही आपका पूर्ण राज्य है। और इसी की तरह ये कहते हैं कि जो राजनीतिक समाज है यहाँ श्रेणी मूलक राज्य का सार तत्व है, शासकों शासन कार्यों का सूत्रपात है। तो इसकी बात करते हैं, तो संरक्षक के अपने जिम्मे है, उन सबके अलग अलग जिम्मे है, तो ये सब चीजें यहाँ पर बात हम पहले कर चुके हैं। बात करते हैं मार्क्सवादी संरक्षकों के, ये फॉस्टर बोलते हैं, मार्क्सवादी संरक्षकों के निष्कासन की मांग करता है, जबकि लोकतंत्रवादी यह चाहता है कि सभी नागरिक संरक्षक बन जाए। सिंपल, मार्क्सवादी क्या बोलते हैं कि जो संरक्षक वर्ग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं मजदूर वर्ग है, द फोर्थ स्टेट है, वो बन जाए। प्लाटो कहते हैं कि आदिम राज्य, प्लाटो के आदिम राज्य में जहाँ सभी व्यक्ति समान है, वही न्यायपूर्ण श्रेणी मूलक जो आदर्श राज्य की विषमता पाई जाती है। इसके कारण प्लाटो की दृढ़ मान्यता कि लोग जिस प्रकार भिन्न भिन्न कार्य, जिस चित्रकारी मोची है उनमें निपुण होते हैं, उसी प्रकार सद्गुण अर्जित करने की क्षमता भी उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मोची है, ठीक है, अब वो सद्गुण किस प्रकार पा पाएगा, क्योंकि उसकी तो परवरिश भी वैसे हुई है, तो उतना ही सद्गुण पाएगा जितनी उनकी क्षमता है। ठीक है, तो इस राज्य के संरक्षक वर्ग शासक वर्ग जो होते हैं वह नागरिक होंगे, और उत्पादक वर्ग नागरिक नहीं होगा, बहुत जरूरी, ना महिलाएं होगी, महिलाएं भी नागरिक नहीं है यहाँ पे इसकी बात कर। सिंपल, आगे बढ़े। ओके, अब आइडल स्टेट की बात करते हैं। तो आइडल स्टेट की धारणा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रिपब्लिक में दिया गया है सब कुछ, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब कि वो है, लेकिन यहाँ पे याद है ना, रिपब्लिक मतलब गणराज्य नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, दिस इज नॉट अ रिपब्लिक लाइक रिपब्लिक वी सी इन एवरीडे लाइफ, राइट, आज जो देखते हैं वो नहीं है। तो अगर हम बात करें रिपब्लिक में वर्णित जो राज्य है, तो दार्शनिक राज्य द्वारा शासित होगा, जहां प्रत्येक वर्ग अपना निर्धारित कार्य ईमानदारी व योग्यता अनुसार करेंगे। न्याय आदर्श राज्य की आधारशिला होगा, द बेस एंड द फंडामेंट। That was a just correct son. ओके सॉरी। ओके, तो न्याय की प्राप्ति के दो साधन होंगे, शिक्षा और साम्यवाद। पहला आता है शिक्षा, दूसरा साम्यवाद, हमने बात करी थी। ऑब्वियसली एजुकेशन तो बहुत जरूरी है ना यार सद्गुण पाने के लिए। तो ये पॉजिटिव, और अगर हम बात करें सकारात्मक, वह स्पिरिचुअल होगा। उसका 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 क्या होगा, साधन है। शिक्षा अंदरूनी आंखें खोलती है। साम्यवाद की बात करें विच इज अ कम्युनिज्म, क्या बोलते हैं हम, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इज यह नकारात्मक व भौतिक साधन है। सिंपल, अर्थात मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है शिक्षा, जबकि भौतिक व बाहरी निदान है साम्यवाद। इसलिए अरस्तु प्लाटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करता है। प्लाटो के साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों को भौतिक निदान है, जबकि नैतिक जो ऋणगुता होती है के लिए नैतिक औषधिया शिक्षा ही पर्याप्त। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। उसके बाद प्लेटो का राज्य सामवीय राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। प्लेटो का राज्य ऑर्गेनिक स्टेट है। सिंपल, नेक्स्ट देख लो। ये कहते हैं कि राज्य मतलब इसका मतलब क्या ऑर्गेनिक का, कि भाई एक तो नेचुरल है, सबसे पहले तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल के बाद स्वाभाविक है, और नैतिक संस्था, इट्स 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 एथिकल, और आपकी बात करें तो ये ऐसी संस्था है। यांत्रिक राज्य के विपरीत इसका निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है।
यहाँ पर उसकी बात करते हैं, आदर्श राज्य के दार्शनिक राज्य का विरोध नहीं हो सकता, अतः बारकर इसे प्रबुद्ध निरंकुशवाद और विवेकशील अधिनायकवाद इनलाइटेड टाइनरी की बात करता है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, प्लाटो कहता है। क्या बोला? राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। बहुत जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और राज्य का निर्माण की अगर हम बात करें ओक व शहतूत के वृक्षों के से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों से कितनी गजब बात बोली है ये। यानी कि ये नहीं बोलेगा कि भाई यहाँ पर कितने ओक के पेड़ है, पौधे हैं, शहतूत के पौधे हैं, नहीं, वहां रहने वाले लोगों के चरित्र, कैरेक्टर, वेरी वेरी क्रूशियल। अब इन द नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे लोकतंत्र की आलोचना। ठीक है, फिर स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस